तो बच्चों अब बोर्ड्स आने वाले और कुछ महीने बाकी है एंड आई बिलीव आप लोगों का मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बट सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से अच्छा मार्क्स नहीं आता है। आपको यदि अच्छा मार्क्स चाहिए ना तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है आपको पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लेना चाहिए और सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, एंड साथ साथ सीबीएसई हर ईयर एक सैम्पल पेपर रिलीज करता है, उस सैम्पल पेपर को भी आपको पढ़ लेना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना, उसी पैटर्न से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा किस लेवल ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं और किस नंबर में कैसा क्वेश्चन आने वाला है इन अ लेटेस्ट फॉर्मेट। सो इस वीडियो में ना अपने क्या करने वाले हैं, सीबीएसई ने इस बार जो 2006 के लिए जो सैम्पल पेपर दे के रखा है फॉर अकाउंटेंसी उसको अपने सॉल्व करेंगे। एंड वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए बोल के अपने क्या करेंगे, 1 मार्क का जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसको इस वीडियो में अपने सॉल्व करेंगे। एंड अराउंड आपके पास 20 क्वेश्चंस रहेंगे वहाँ पर। एंड देन वी हैव 3 मार्क्स का क्वेश्चन, वी हैव 4 मार्क्स का क्वेश्चन एंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ऐसे करके अपने 4 वीडियोज़ में इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, एंड ऑब्वियस सा बात है आपको इस सारी चीज़ों का टाइम स्टैम्प नीचे मिल जाएगा सो दैट कि आपको जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है उसका आप समझ जाओ। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सिर्फ सॉल्व करना नहीं है क्योंकि मार्किंग स्कीम में आंसर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, टू अंडरस्टैंड हाउ दैट पर्टिकुलर थिंग हैव कम। ओके, तो ताकि साथ साथ अपना रिवीजन भी हो जाए। सो दैट वुड बी आवर ऑब्जेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर देखो अकाउंटेंसी में अपने 055 अपना सब्जेक्ट कोड होता है। सैम्पल पेपर एज आई सेड ये आपका बीएससी के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और मैं इसका लिंक भी नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, ये 2025-26 के लिए 80 मार्क्स का होता है एंड देन विद द टाइम अलॉटेड इज ओनली 3 आवर्स। एज आई सेड आपका टोटल 34 क्वेश्चन होता है जो कि पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड होता है। पार्ट बी में आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। वो किसी किसी स्कूल में किया रहता है, किसी में नहीं किया रहता है। जिसने किया रहता है दे कैन ऑप्ट फॉर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इफ दे फाइंड इट ईजी। ठीक है, हम लोग मोस्टली यहाँ पर देखा जाता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रहता है, ऑप्शन 1। सो ऑप्शन 1 को ही अपने करते हैं। ठीक है, सो 1 to 16 एंड 27 to 30 1 मार्क कैरी करता है। 17 to 20 एंड 31, 32 3 मार्क्स रहता है। 21, 22, 33 4 मार्क्स का रहता है। 23 to 26 एंड देन 34 क्या रहता है, 6 मार्क्स का रहता है। सो आपके पास 1 मार्क, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। सो आज अपना जो टारगेट रहेगा वो 1 मार्क्स के जो जितने सारे क्वेश्चन है उसको कवर अप कर ले। एंड ऑब्वियसली एज आई सेड आपको टाइम स्टैम्प नीचे मिल जाएगा। सो 1 मार्क्स अराउंड 20 क्वेश्चन और यदि और को भी मिला दें 24-25 क्वेश्चन रहते हैं। तो एक क्वेश्चन में यदि समझा के यदि अपने 1.5 से 2 मिनट का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अराउंड 50 minutes. So let's begin with a positive hope and let's try to score very good marks with solving all of these questions. So part A में पहला क्वेश्चन जैसे कि a partner's capital account was credited मतलब कैपिटल अकाउंट में जुड़ा है, प्लस हुआ है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना मतलब ऐड होना ड्यूरिंग द ईयर। Which of the following can be possibility for such a credit in his capital account? So कैपिटल अकाउंट में कब जुड़ता है चीज़ें? ओके, ओपनिंग बैलेंस आपका ये फर्स्ट में बाय बैलेंस बीडी करके लिखते हैं अपने जो। फिर नेक्स्ट होता है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर से तो और कैपिटल अकाउंट को माइनस कर देता है। लॉस से भी कैपिटल अकाउंट को माइनस कर देता है। कैपिटल इंट्रोड्यूस जो होता है ना उसमें अपना क्या होता है, कैपिटल अकाउंट को जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का यदि आपको फॉर्मेट मालूम हो तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, प्रॉफिट होने से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आने से, कैपिटल इंट्रोड्यूस होने से, कमीशन मिलने से, सैलरी मिलने से, ये सब से क्रेडिट होता है। और डेबिट कैसे होता है, लॉस हो जाने से, ओके, या ड्राइंग्स होने से, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होने से, ये सब चीज़ों से क्या होता है, डेबिट होता है, माइनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने करते हैं और क्वेश्चन। ठीक है, और में क्या है सर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो अ डेबिट बैलेंस। मतलब अपने को मालूम है सर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का 2 तरीका होता है, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में 2 लेजर मेंटेन करते हैं अपने, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, और एक वे ऑफ मेंटेनिंग होता है पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ना ईयर आफ्टर ईयर सारे बैलेंसेस चेंज हो रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्लस माइनस जितने भी होते हैं ना अपार्ट फ्रॉम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से सारे चीज़ें इसी में ही की जाती हैं। और पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता है, वहाँ पर 2 लेजर मेंटेन किए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तभी ऐड और लेस होगा जब कैपिटल आएगा या जाएगा, और बाकी जितने भी लपन जपन चीज़ें हैं वो सारे करंट अकाउंट में जाते हैं। सो यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का बात बोला जा रहा है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस हाँ हो सकता है यदि लॉस 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 होते जाए, यदि ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा कर लिया जाए तो हाँ डेबिट बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस भी दिखाया जा सकता है। So okay, we understood that. So reason, losses in drawings can be more than capital balance. Yes, that is what is the reason. Fluctuating capital account can show a debit balance का reason यही है. So A भी correct है और उसका reason भी correct है. Both A and R are correct and R is the correct explanation of A. इसी के कारण ही वो debit balance होता है. So इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ सर, A हुआ. Are you getting it? ठीक है, जहाँ पर टफ होगा हम आपको लिख के भी दिखा देंगे.
सो नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 मेरे लिए ना एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम मानते हैं, इसको एक हॉट्स लेवल ऑफ क्वेश्चन माना जाता है। ओके क्यों सर? 1 मार्क में भी हॉट्स लेवल ऑफ क्वेश्चन, एक तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट और एक तो छोटे छोटे बारीकियों को इसमें आपको देखने हैं चीज़ों को। देखो क्या है पहला चीज़, On 1st July 2024, ABC entered into a partnership sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. She was guaranteed that his share of profit will not be less than 60,000 per annum. यहाँ पर 60,000 क्या है? पर एनम में, एक साल में 60,000 के नीचे का प्रॉफिट नहीं होगा। ABC जो है ना, कब बिजनेस स्टार्ट करा है फर्म को? 1 जुलाई को स्टार्ट करा है, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना। सो इसका मतलब 60,000 इंटू 9/12 करने से कितना आ जाएगा सर? 60,000 इंटू 9/12 करने से आपका आ जाता है 45,000। सो मतलब इस साल के लिए, हाँ ठीक है सर 60,000 है, लेकिन इस पर्टिकुलर ईयर के लिए जहाँ पर अपना फर्म ही स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2024 से, और यहाँ पर सिर्फ पर एनम नहीं बोला होता तो 60,000 का कमिटमेंट है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एनम बोला, टाइमिंग फैक्टर लगेगा और 45,000 अपने को उसको मिनिमम प्रॉफिट देना पड़ेगा। सो मैंने गारंटी ऑफ प्रॉफिट में पहले ही बोला था, यदि गारंटी ऑफ प्रॉफिट मिल जाता है ना उसको, तब कोई टेंशन नहीं है, यदि नहीं मिले तब उसको अपने को देना पड़ेगा। यहाँ पर बोला डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली, मतलब 1:1 में, जितना भी 1 लाख का यदि शॉर्टफॉल हो रहा है तो 50,000 रुपया दे देगा। पहले चेक करते कि शॉर्टफॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹1,25,000, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है? डेफिशिएंसी तो है। अब इस 1,25,000 को यदि मैं 5:3:2 में बांटूं तो क्या होगा देखते हैं। सो सी की झोली में कितना आ गया? लॉस 25,000 का आ गया। सर आपने ए और बी के लिए क्यों कैलकुलेट नहीं किया? सर ये मेरे लिए MCQ क्वेश्चन है, यहाँ पर पूरा महंगा नहीं है कि कौन कितना देगा लेगा, ये उतना कोई डिटेल में नहीं चाहिए मेरे को। बस ये फाइंड आउट करना है कि ये जो सी का जो नुकसान हो रहा है, डेफिशिएंसी हो रहा है, वो ए और बी कितना कितना करके देने वाला है। गेटिंग इट? सो यहाँ पर 25,000 हुआ, और इसको गारंटी कितना है? इसका गारंटी है 45,000 का, ठीक है। सो टोटल मेरे को इसको देना पड़ेगा सर 45,000 का, क्या हो गया? टोटल हो गया 70,000 का मेरा शॉर्टफॉल हो गया। टोटल शॉर्टफॉल टू मिस्टर सी। अब ये 70,000 कौन देगा? ए और बी देगा इक्वली, और बी देगा 35,000 रुपीज़। तो ये मैंने आप समझाने के लिए ऐसे कर दिया है, ओके। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है सर? तो यहाँ पर तो आंसर हो गया 35। आपको दिमाग में सर इतना करना पड़ेगा क्या? देखो पहला चीज़ करना तो पड़ेगा, बट यू हैव शार्प इनफ, इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, ओके, देन इन दैट केस व्हाट, हाउ would I have thought for this particular question? So यहाँ पर क्या है? 60,000 हुआ, तो इसको 9/12, देखो नंबर इजी सा ही है, 45,000 इधर आ गया। 1,25,000 को डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 12,500, इंटू 2 करेंगे तो 25,000 और उधर 45,000, 70,000 हुआ। 70,000 को जो डेफिशिएंसी हुआ है 1:1 में करेंगे तो 35,000 जस्ट क्विक, आई थिंक 30-40 सेकेंड्स लगेगा इतना ऐसे करने में, ठीक है। हर चीज़ को लिख लिख के करना तो पॉसिबल थोड़ा मुश्किल होगा एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं सर, पाली लिमिटेड offer 2 lakh shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share, ठीक है। 2 रुपये का प्रीमियम मतलब 12 रुपये इश्यू प्राइस हुआ। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,95,000 शेयर, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया है, कोई इशू नहीं है, अंडर सब्सक्रिप्शन रहता है तो वैसे चलते रहता है। विच वर ड्यूली अलॉटेड, अलॉटमेंट भी कर देता है। अमाउंट वॉज पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग 1, मतलब 2+1 हुआ इधर, ठीक है, एंड 6 ऑन अलॉटमेंट, मतलब यहाँ पर 5+1 हुआ है, एंड बैलेंस ऑन कॉल, ठीक है, मतलब यहाँ पर 2 + 5 7 और कॉल में कितना आ गया? 3 रुपीज़। मनोज होल्डिंग 600 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट का मनी एंड इस शेयर्स फॉर इमीडिएटली फॉरफिटेड, ठीक है। अलॉटमेंट के बाद ही उसको फॉरफिट कर दिया गया। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, मतलब 6,000 में से कितना? 4,000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ₹11 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। मतलब यहाँ पर समझो, यदि डिस्काउंट में रीइश्यू होता तो अपने क्या करते कि थोड़ा सा पैसा शेयर फॉर फीचर से लेते। यहाँ पर डिस्काउंट का तो चक्कर है ही नहीं। इसका मतलब जितना भी प्रोपोर्शनेट पैसा है वो सारे पैसे क्या चले जाते हैं? कैपिटल रिजर्व में चले जाते हैं। सो 6,000 शेयर्स के लिए यहाँ पर समझो, 6,000 शेयर्स के लिए कितना हुआ शेयर फॉर फीचर में पैसा? इसने 6,000 इंटू 2 12,000 रुपीज़ दे के रखा हुआ है। सर 1 वाला क्या हुआ? 1 वाला आपका चला जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। सिंस वो मिल चुका है तो उसको अपने रिवर्स नहीं करते, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में रहता है। और हाँ बात अलॉटमेंट के केस में क्या होता है ना, उसको अपने जो सिंस वो कॉल्स इन एरिया था उसको रिवर्स बैक कर देते। तो वो मेरे को पूछा नहीं है, जो चीज़ पूछा नहीं है उसको डिटेल में यदि निकालने बैठे ना तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। अपने यहाँ पर क्या समझ रहे, 6,000 के लिए 12,000 है, तो देयरफॉर 4,000 के लिए कितना हुआ? 8,000, ठीक है। अभी इस 8,000 में से आपने रीइश्यू में कितना यूटिलाइज किया? 0 रुपीज़, क्योंकि प्रीमियम में रीइश्यू हुआ है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या होगा सर? ये पूरा का पूरा 8,000 कहाँ चला जाएगा सर? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। सो आंसर इज सी। आर यू गेटिंग इट? सो अपने को क्वेश्चन से चॉकआउट करना है, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन को इतने लेंदी वे में करने लग जाए तो अपने तो
बैंड बच जाएगा, फिर होगा ही नहीं। तब तो फिर ये सब क्वेश्चन पहले पहले 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए आते थे, उस लेवल से अपने इसको नहीं कर सकते। अपने को MCQ क्वेश्चन है तो अपना अप्रोच भी वैसा ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो 6,000 के लिए 12,000, 4,000 के लिए 8,000, 8,000 में से रीइश्यू कुछ भी नहीं हुआ है तो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व 8,000। गेटिंग इट? ये अप्रोच समझो आप MCQ में। नेक्स्ट इसका और क्वेश्चन को भी देखते हैं। प्रफुल्ल लिमिटेड फॉरफिटेड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच ऑन विच 8 इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम, मतलब इधर हो गया 6 + 2 was paid. Out of this 13,000 shares were issued at the rate 19 per share, ठीक है, मतलब ₹1 डिस्काउंट में रीइश्यू हुआ है। तो इसका मतलब जितना भी फॉरफीचर में से पैसा होगा ना, उसमें से ₹1 मैं यहाँ पर यूटिलाइज करने वाला हूँ, ठीक है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर बैलेंस, और ये रीइश्यू करने के बाद शेयर फॉरफीचर में बैलेंस कितना बचेगा। 15,000 में से 13,000 तो आपका क्या हो गया रीइश्यू। शेयर फॉरफीचर में अभी भी कितने शेयर्स बाकी हैं? 2,000 शेयर्स बाकी है, ठीक है। अब 2,000 शेयर्स के ऊपर मैंने कितना पैसा अभी भी पड़ा हुआ है, क्योंकि जो 13,000 का जो शेयर्स है ना, जो रीइश्यू हो गया है, उसमें से कुछ चला गया होगा कैपिटल रिजर्व में, कुछ यूटिलाइज हो गया होगा रीइश्यू में। तो 13,000 का तो हिसाब किताब से अपने को तो दिमाग ही नहीं लगाना है, क्योंकि अपने को पूछा है शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा है। तो ये जो 2,000 शेयर से, उस 2,000 शेयर में मेरा कितना पैसा बाकी है, तो 2,000 × 6, क्योंकि यहाँ पर मेरा क्या था 6, ₹2 वाला को नहीं लेना है, ठीक है, अपने को सिर्फ और सिर्फ लेना है 6 को लेना है। सो इतना करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 12,000 आ जाएगा। सो ये मेरा 6 जो हुआ, ये ₹12,000 मेरा आंसर हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सर पिस्ता लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ विस्ता लिमिटेड कॉम्प्राइजिंग ऑफ एसेट्स 45 लाख का एंड लाइबिलिटीज 7,50,000 का। इसका मतलब नेट एसेट उसने कितना, देखो अपने क्वेश्चन पढ़ते ही ना दिमाग में इंपैक्ट होते रहना चाहिए कि सब 45 लाख था, 7.5 लाख माइनस हो गया, इसका मतलब 37,50,000 रुपीज़ का नेट एसेट मैंने खरीदा हुआ है। आर यू गेटिंग इट? ये पढ़ते ही ये होना चाहिए, नहीं तो बड़े क्वेश्चंस जब रहेंगे ना, स्पेशली MCQs में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आप खोने का चांसेस रहेगा। आधा बच्चे तो आपके ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि कब आप सॉल्व करोगे और उसका आंसर बताओगे, लेकिन आप भी यदि सबको क्लास में सारा बच्चा दूसरे के ऊपर उम्मीद लगा के बैठ जाए तो फिर करेगा कौन? इन कंसिडरेशन इश्यूड देम 30,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच at a discount of 5% and a check of ₹10 lakh. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पर मैंने नेट एसेट कितना खरीदा है? 45 लाख मैंने 7 लाख 37 लाख 50,000 का खरीदा है। तो यहाँ पर मैंने डिबेंचर्स कितना दिया? 28 लाख 50,000 का दिया, कैश दिया 10 लाख का, 38 लाख 50,000 मैंने क्या है इतना पेमेंट किया है। सो देखो 38,50,000 पेमेंट देके जब मेरे को 37,50,000 का ही सामान मिल रहा है तो ये सॉर्ट ऑफ नुकसान हो जाता है, जिसको अपने नुकसान नहीं बोलते। एक्चुअली हैव इन्वेस्टेड इन द गुडविल ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो वो 1 लाख का क्या जो शॉर्टफॉल था वो मैंने क्या है उसको गुडविल में इन्वेस्ट किया है। हाँ, यदि ये उल्टा हो जाता तो यदि मैंने कम पेमेंट 30 लाख का ही पेमेंट किया रहता या 20 लाख का ही पेमेंट किया रहता, मतलब कम पेमेंट में ज़्यादा सामान मिल गया, वो हो जाता है मेरे लिए कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं उसको। यहाँ पर गुडविल है 1 लाख का। डॉन लिमिटेड ने इक्विपमेंट परचेज किया, 2,20,000 चेक से दिया, अच्छी बात है, दे दो। एंड इश्यूड 16,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ 25% प्रीमियम, 25% प्रीमियम में दिया है, मतलब ₹2.5 का प्रीमियम भी है। द परचेज कंसिडरेशन विल बी कितना होगा सर? 2,20,000, सिंपल सा बात है, प्लस 16,000 इंटू 10, 1,60,000, 16,000 इंटू 2.5 यदि मैं कर दूँ तो यहाँ पर मेरा आ जाता है 40,000। सो टेक्निकली मैंने कितना पे कर दिया? 2,20,000 और 2,00,000 4,20,000 का परचेज कंसिडरेशन हो रहा है। यहाँ पर है, हाँ, बी इज द आंसर। सो नंबर 5 में क्या हो जा रहा है सर? बाला एंड लाला वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद द कैपिटल ऑफ 24 लाख 16 लाख। दे एडमिटेड माला एज अ न्यू पार्टनर 1/3 शेयर फॉर विच माला ब्रिंग्स 20 लाख एज कैपिटल। 1/3 शेयर के लिए माला ने लाया 20 लाख कैपिटल, मतलब उसका कैपिटल ऑफ द फर्म होना चाहिए टेक्निकली 60 लाख रुपया होना चाहिए। देयर वाज इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ 2,50,000 and ₹50,000 respectively. Bala took over 40% of the investment at 80,000 and remaining investments were valued at ₹1,10,000. By what amount revaluation account will be affected for the above information? 1,50,000 रुपीज़ से ये घट के कितना हो गया है? 1,10,000 हो गया। सो इसका कहने का मतलब है सर ये हो गया मेरा न्यू वैल्यू हुआ ये। तो टोटल ये ओल्ड वैल्यू था, ये न्यू वैल्यू था। टोटल ये कितना था मेरा? 2,50,000। न्यू वैल्यू कितना है मेरा सर? 1,90,000। इसका मतलब मेरा सर नुकसान कितना का हो गया सर? 60,000 का हो गया मेरा नुकसान हो गया। दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय 60,000 बट आई हैव अ रिजर्व ऑफ 50,000। तो 50,000 का रिजर्व होने के कारण क्या हो जाएगा? बाकी तो 50,000 से एडजस्ट हो जाएगा एंड रिमेनिंग 10,000 विल बी
written in the loss side of the revaluation account. मतलब debit side of revaluation account. So we get answer C. Jain Viru were in partnership sharing profit and loss in 5:3. Their capitals were 10 lakh and 8 lakh. ठीक है, respectively. The firm also having a reserves of 7 lakh, so 10 plus 8, 18, 18 plus 7, 25 lakh अभी तक liability side में दिख रहा है. Normal rate of return was 10%. Firm made average profit 2,30,000 का average profit हो रहा था. Year ended March 31, 2025. After adjustment of loss of machinery of book value rupees 2 lakh by fire, against which insurance claim of rupees 1,50,000 was admitted. मतलब 1,50,000 का मिल चुका है, तो नेट लॉस कितना होकर रखा है? 50,000 का ही होकर रखा हुआ है. वैल्यू ऑफ गुड एसेट्स पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स विल बी. तो देखते हैं यदि अपन को सजा के करें तो इसमें क्या आंसर आता है, ठीक है, और कैसे करना होता है. बट देन अपने उतना टाइम नहीं लगा सकते एज आई सी इन द एग्जाम, अपने को क्विक कैलकुलेशन करना पड़ेगा. बट अभी यहाँ पर मैं सजा दे रहा हूँ. कैपिटल था 10 लाख, 8 लाख, फिर 7 लाख का रिजर्व था, 25 लाख. यदि नॉर्मली प्रॉफिट कमाए तो 25 लाख के ऊपर 10% 2.5 लाख का प्रॉफिट होता है. एवरेज में 2,30,000 का था, लेकिन यहाँ पर 50,000 का लॉस था. अपने को मालूम है एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं, और यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ था, दैट इज एक मशीन में आग लगने के कारण 2 लाख का लॉस हुआ, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को 1.5 लाख दे भी दिया. तो टेक्निकली मेरा सिर्फ 50,000 का ही नुकसान हुआ. तो वो जो एबनॉर्मल लॉस है 50,000 का, उसको भी मेरे को क्या करना होता है? ऐड करना होता है, जो मैंने कर दिया इधर 50,000 को ऐड. ठीक है, सो मेरा कितना हुआ? एवरेज प्रॉफिट 2,80,000. सुपर प्रॉफिट कितना गया? 2,80,000 माइनस 2,50,000, दैट इज 30,000. और अपने को मालूम है फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. इट गिव्स मी 3 लाख रुपीज. तो आंसर इज 3 लाख. ऑन 1st August 2024, Tom, Jerry and Tyke entered into partnership with capitals of 5 lakh each. Okay, interest on drawings was to be charged at the rate 6% per annum. ठीक है, for the year ended 31st March 2025, टाइक विड्रॉ 80,000. सर कब विड्रॉ किया? डेट तो दिया ही नहीं. तो अपने क्या मानते हैं? एवरेज पीरियड मानते हैं. अपने को क्या मालूम है, जब कुछ नहीं रहेगा तो 6 मंथ्स मानते थे ना, ये दीदी 1 साल का कंडीशन हो. तो लेकिन इस केस में क्या दिया है? 1 अगस्त से, 1 अगस्त मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, से 12 में से 4 में हटा दूँ तो 8 महीना ही बचा. सो 8 महीना का यदि मैं मानूँ तो एवरेज कितना हुआ? 4 मंथ्स हुआ. यदि पूरा साल का एवरेज मानूँ तो 6 होता. 8 महीना का एवरेज कितना हो गया? 4 हुआ. तो यहाँ पर एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा मेरा? 4 मंथ्स. ये एकदम क्रिटिकल पार्ट था यहाँ पर. इसी को लेके ये बन जाता है मेरा हॉट्स क्वेश्चन. यहीं पर मिस्टेक होने का चांसेस रहेगा. अब मेरा जो इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स है वो कितना आने वाला है? लेट अस सी. तो 80,000 इंटू 6%, और एवरेज पीरियड कितना हो गया? ये एवरेज. ठीक है, एवरेज में 4 लिया. यूजुअली हम लोग 6 लेते थे, इस केस में मेरा क्या आ रहा है? 4. क्यों? क्योंकि 1 अगस्त से ही पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुआ है. ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1600. आंसर हो गया आपका इधर 1600. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. A, B and C वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:2:1. B डाइड, B मर गया, मतलब एक 2/10 चला गया. A took over 1/20 फ्रॉम हिज शेयर. वो जो 2/10 है ना, उसमें से 1/20 की कौन ले गया? ए ने ले लिया. एंड रिमेनिंग शेयर वाज टेकन ओवर बाय सी. डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो इसको भी करते हैं. सो देखो, जो बी का शेयर था 2/10, ए ने गेन किया 1/20, तो बचा हुआ सी ने कितना गेन किया? सर 2/10 में से ये 1/20 माइनस हो जाएगा, तो कौन गेन किया? सी ने, दैट इज 3/20. तो ए का नया शेयर कितना गया? पुराना जो 7/10 था, ये जो 1/20 था, एक नया पोर्शन ऑफ केक मिला उसको, दैट कम्स 15/20. सी का भी सिमिलर 1/10 पहले वाला था, और 3/20 उसने गेन किया, 5/20. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया आपका 3:1. एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2. वाई रिटायर्ड एंड ही गिफ्टेड हाफ ऑफ हिज शेयर टू एक्स, एंड रिमेनिंग हाफ वाज टेकन ओवर इक्वली बाय एक्स एंड जेड. डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्वेश्चन जितना 2 लाइन में इजीली दिया है ना, उतना इजी है नहीं. इसको भी अपने हॉट्स कैटेगरी में डाल सकते हैं. तो यहाँ पर क्या है? वाई रिटायर कर रहा है ना, ही गिफ्टेड हाफ ऑफ हिज शेयर. वाई का हिस्सा कितना था सर? 3/10 था. 3/10 का आधा कितना हुआ? 3/20. 3/20 उसने किसके नाम में दे दिया? एक्स के नाम में दे दिया. और बचा हुआ जो 3/20 है उसको क्या कर दिया? हाफ हाफ. किसको दे दिया? एक्स और जेड को. 3/40, 3/40 एक्स और जेड को. सो देखिए, हम लोगों ने ओरली भी सॉल्व करे थे, एक बार मैंने समझाने के लिए ऐसे कर दिया. तो एक्स का टोटल फायदा कितना हो गया सर? 3/20 प्लस 3/40, इट गिव्स यू 9/40. फिर न्यू शेयर ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 29/40. न्यू शेयर ऑफ जेड कितना हो जाएगा? 11/40, क्योंकि ये 3/40 भी उसको नया मिल रहा है. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कम्स टू 29:11. ये रहा, ए इज द आंसर. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. एक्स, अ पार्टनर वाज असाइन्ड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है, एंड वाज अलाउड रिम्यूनरेशन ऑफ 15,000. एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना आ गया? 20,000 का आ गया, बीइंग पेड बाय अनदर पार्टनर वाई. बाय व्हाट अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड
फॉर द अबव मेंशन इन्फॉर्मेशन। सो डिसोल्यूशन प्रोसेस में उसका गया 15,000 रुपया और एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना था 20,000 रुपया। तो 15,000 रुपया मेरे को देना पड़ेगा एक्स को और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस देना पड़ेगा 20,000, ठीक है। तो टोटल में हो गया 35,000 रुपीज़। 10 Arun, Varun are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admitted Charan into partnership for 20% share. Charan was to bring proportionate capital. तो 20% का मतलब हो गया 1/5. Charan was to bring proportionate capital and he brought 3,50,000 including 50,000 for goodwill. ठीक है। तो 3,50,000 में से यदि मैं गुडविल वाला पार्ट को हटा दूँ तो 3 लाख हुआ। 3 लाख यदि वो 1/5 के लिए लेके आ रहा है तो इसका मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होना चाहिए 3 लाख इंटू 5 15 लाख रुपया होना चाहिए टोटल कैपिटल द फर्म। इफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑर्डर आफ्टर रिवैल्यूएशन गेन एंड दिस मच ट्रीटमेंट वाज 8,40,000। तो दोनों का मिला के यदि 8,40,000 है 8,40,000 इसका हुआ 3 लाख इसका हुआ तो टोटल में कितना हो गया 11,40,000। सो यदि मैं 11,40,000 इसमें से माइनस कर दूं तो ये 3,60,000 मेरा क्या हो गया सर गुडविल का अमाउंट हो गया। बी राघव एंड साहिल वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। द कैपिटल बैलेंसेस वर रुपीज 7,20,000 एंड 2,80,000। देयर वर बैलेंसेस ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ रुपीज 5 लाख एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 4 लाख इन द बुक्स ऑफ द फर्म। They admitted Ojas into the partnership for 20% share for which he brings 4 लाख एज कैपिटल। सो 20% मतलब लेकिन 1/5 हो गया 1/5 के लिए 4 लाख लेके आ रहा है तो इसका मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होना चाहिए 20 लाख। डिटरमाइन द गुडविल शेयर ऑफ ओजस। तो गुडविल शेयर ऑफ ओजस बोला है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म नहीं बोला है, ठीक है। तो इसको मैं करके एक बार दिखा देता हूँ 10 का और तो यहाँ पर समझते हैं फॉर 20% दैट इज 1/5 कैपिटल ऑफ ओजस कितना है 4 लाख। इसका मतलब टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए ओजस के हिसाब से यदि देखें तो 20 लाख होना चाहिए 4 लाख इंटू 5। एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग ओजस तो 7,20,000 प्लस 2,80,000 प्लस 5 लाख का जनरल रिजर्व माइनस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस ये ओजस का भी कैपिटल करेंगे तो 15 लाख होता है। 5 लाख क्या हो गया सर गुडविल ऑफ द फर्म हुआ, इसको बोलते हैं हिडन वे ऑफ फाइंडिंग द गुडविल ऑफ द फर्म। अब ओजस का शेयर कितना हो गया इंटू 20% करेंगे तो 1 लाख आ गया। सो ये आंसर है 1 लाख। अब 11 देखते हैं बिल्डिंग वॉज अपियरिंग इन द बुक्स एट रुपीज 20 लाख विच वॉज ओवर वैल्यूड बाई 25%। मतलब ये जो 20 लाख है ये कितना है 125% कितना दिखा रहा है 20 लाख दिखा रहा है, ठीक है फाइन। व्हाट अमाउंट विल बी सोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म फॉर बिल्डिंग। अपने को तो दिखाना है 100% तो 100% कितना आएगा सर डिवाइडेड बाई 125% इंटू 100%, ठीक है। सो 25 5 जा 25 4 जा 5 1 जा 5 4 4 4 जा 16 लाख इज द रियल वैल्यू और 20 लाख करके दिखा के रखा हुआ है। फ्रॉम द गिवन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आंसर क्वेश्चन 12 to 14 12 13 14 तीन क्वेश्चन जो है इसके ऊपर है। सो देखते हैं क्या क्या है। फ्लोटर लिमिटेड इशू 60,000 8% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 each at 5% डिस्काउंट एंड टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम एट द एंड ऑफ 5 years। मतलब 60,000 जो डिबेंचर्स से वो 5% डिस्काउंट में रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम मतलब 5 रुपया डिस्काउंट हुआ ₹5 डिस्काउंट हुआ प्रीमियम कितना हुआ ₹10 हुआ, ठीक है। ये मतलब रिडेम्पशन के समय में 10 रुपया करके देना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर। ऑन द डेट ऑफ इश्यू बैलेंस एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम वॉज 8 लाख, ठीक है। एंड पीएल का लॉस बैलेंस है ये कितना है 5 लाख। अब देखते हैं यहाँ पर अपने को मालूम है जब भी लॉस होता है ना लॉस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इसको अपने क्या करते हैं राइट ऑफ करते हैं। जैसे मैं समझाते समय बोलता है 3 अग्नि परीक्षा से गुजरता है ये। पहला ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का पैसा को खाएगा, यदि सफिशिएंट नहीं हुआ तो वो जनरल रिजर्व का पैसा में जाएगा, ठीक है। यदि वहाँ से भी यदि सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है राइट ऑफ करने के लिए तब ये क्या जाता है ये लास्ट में सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डूब जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल में तो ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है कोई दिक्कत नहीं है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज टू बी रिटर्न ऑफ एज। अच्छा इस केस में लॉस कितना हुआ 5 + 10 15 इंटू 60,000 करेंगे तो कितना हो रहा है 9 लाख। अब ये 9 लाख को मेरे को क्या करना है राइट ऑफ करना है। सो इज टू बी रिटर्न ऑफ एज दिस मच आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो यहाँ से तो मैं कितना राइट ऑफ कर सकता हूँ सर 8 लाख रुपया मेरे पास पड़ा हुआ है तो 8 लाख यहाँ से राइट ऑफ कर लो एंड दिस मच आउट ऑफ पीएल। सो 1 लाख मेरे को यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है। सो आंसर इज सी। After writing of loss on issue of debenture, dash is the balance in the statement of profit and loss will be. So already एक लॉस था डेबिट और आपका 1 लाख का लॉस हो गया तो इसका कितना होता है डेबिट बैलेंस ही रहेगा। डेबिट बैलेंस इन द स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस विल बी ऑलरेडी 5 लाख था
और 1 लाख कर देने से 6 लाख हो जाएगा। ऐसे टाइप का क्वेश्चन ना जल्दी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट विल हैव अ बैलेंस ऑफ दिस मच। फर्स्ट ईयर में प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का बैलेंस कितना होता है सर, यहाँ पर 10 इंटू 60,000 दैट इज 6 लाख रुपीज़ यहाँ पर होता है सर, ठीक है। और पेमेंट कब करना है सर, 5 साल के बाद पेमेंट करना है। तो ये क्या हो गया, नॉन करेंट लाइबिलिटी हो गया, बिकॉज 1 साल के बाद जा रहा है यहाँ पर। सो ये क्या हो गया, नॉन करेंट लाइबिलिटी। सो आंसर क्या हो गया सर, 6 लाख और नॉन करेंट लाइबिलिटी 14 का। 15 में देखते हैं, अरुण, बाशु एंड तरुण और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2. फाइन. The firm was dissolved on March 31, 2025. On this date, the following assets and liabilities were appearing in their books. बिल्डिंग 2 लाख का था, फर्नीचर 80,000 का था, स्टॉक 70,000 का था, गुडविल 10,000 का था, डेटर्स 40,000 का था, कैश तो अपने कैश अकाउंट बना के लिखते हैं, फाइन। क्रेडिटर्स 50,000 का था, अरुण का लोन था 60,000। अरुण का लोन भी हम लोग अलग से एक लेजर बनाते हैं, ठीक है। तरुण का ब्रदर का लोन को हम लोग क्या लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ही लिखते हैं। एसेट्स रियलाइज्ड एट फॉर 3,40,000 में कितना हो गया, ये मेरे को पैसा मिला है इतना रियलाइज करने के बाद। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन गेन या लॉस। सो 2 लाख प्लस 80, 2 लाख 80 प्लस 70, 3,50,000, 3,60,000, 4 लाख। 4 लाख के जो एसेट थे ना उसको 3,40,000 में बेचा गया। सो यहाँ पर कितना हो गया, फ्रॉम एसेट्स आपका लॉस कितना आ गया, 60,000 का। एक चीज़ समझे, अब क्रेडिटर्स 50,000 था, 50,000 अपने जब कुछ भी नहीं बोला था 50,000 में अपने उसको पे कर देते, तो ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। तरुण का ब्रदर का लोन जो है ना 30,000 का है, और इसको भी अपने कितना में उतना में ही पे कर देते, सिंस कुछ बोला नहीं है। अरुण का जो लोन है ना उसको अपने तो एक अलग ही लेजर बना के डील करते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब सर लाइबिलिटी से ना ही कुछ फ़ायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ, तो टोटल लॉस कितना हो गया सर, 60,000 का। सो रियलाइजेशन लॉस 60,000 इज माई आंसर, सी। अब लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर पार्ट ए को देखते हैं, दैट इज John and Saurav were partners sharing profits and losses equally. They decided to share profits and losses in the ratio of 3:2. Their manager Arya met with an accident in the office itself and its claim for compensation amounted to 50,000. The firm had a workman compensation reserve of 80,000. Which of the following statement holds true at the time of reconstitution? ठीक है, WCR में था 80,000 रुपया और कंपेंसेशन में कितना चला गया, 50,000 रुपीज़। तो इसका मतलब 30,000 रुपीज़ जो है ये मेरा हो गया फ्री रिजर्व। और फ्री रिजर्व को हम लोग कैसे बांटते हैं, अमॉन्ग द पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 50,000 विल बी प्रोवाइडेड एज अ वर्कमैन्स क्लेम out of workman compensation reserve and the balance 30,000 will be distributed among the partners in old ratio. Very well, यही मैं बोलना चाह रहा था, यही है। बाकी तो नहीं पढ़ने से भी होगा, फिर भी पढ़ लेते। 50,000 will be provided as this much reserve and balance will be distributed among the partners. कैसे नहीं, ये होता है ही नहीं। will be worked out and the workman compensation the balance this much will be credited, ना ये भी नहीं है। 50,000 will be provided as workman claim out of workman compensation reserve and the balance 30,000 will be carried forward, नहीं ये भी नहीं है। और अपने को मालूम था पहले वाला ही है, ठीक है। सो ये 16 भी हो गया। सो विद दिस 16th क्वेश्चन है, पार्ट ए के जो 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स के होते हैं उसमें से 2-3 तो और क्वेश्चंस भी था, ओके, वो अपने कवर अप कर लिया। अब पार्ट बी में 4 क्या होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। लेट अस डू दैट। द कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दिया हुआ है, ठीक है। रॉ मटेरियल्स दिया हुआ है, WIP, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। 31 मार्च 2025 ये एंड का दिया हुआ है डेटा, एंड यहाँ पर 2024 ये ओपनिंग का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। मतलब एंड ऑफ द लास्ट ईयर मतलब ओपनिंग ऑफ दिस ईयर, ठीक है। अब द पॉइंट इज यहाँ पर क्या मांग रहा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ चेंज इन इन्वेंट्रीज, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस द ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है, जो कि हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो यदि आपको जो फॉर्मेट मालूम है और आपको जो दिख भी रहा है स्क्रीन में, ओके, इस फॉर्मेट के हिसाब से क्या है, ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को अपने एक अलग हेडिंग देते हैं, एंड रावा जो गुड्स का जो चक्कर रहता है, इन्वेंट्रीज का चक्कर रहता है, उसमें अपने क्या लिखते हैं, WIP, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। तो ये तीनों को यदि मैं जोड़ दूँ तो कितना होता है सर, 3,70,000 रुपीज़। और यहाँ पर इन तीनों को मैं जोड़ दूँ सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3,60,000 रुपीज़। आर यू गेटिंग इट? सर रॉ मटेरियल को आपने क्यों नहीं लिया, क्योंकि रॉ मटेरियल को अपने एक अलग हेड में देख के लिखते हैं। नाउ यदि मैं 3,70,000 माइनस 3,60,000 करता हूँ तो मेरा कितना आ जाता है, 10,000 आ जाता है, ठीक है। सो दैट इज माई चेंज इन द इन्वेंट्री, जिसको अपने नेगेटिव करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। सो मेरा आंसर क्या हो गया सर, सी हो गया। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ अ कंपनी वाज 5 times। द फर्म हैड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ ₹5 lakh
and gross profit was 25% on the cost of revenue from operation. Determine the amount of opening inventory if the closing inventory was 60,000 rupees. तो यहाँ पर देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 5 टाइम्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया 5 लाख। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिया है 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसको ना यदि ग्रॉस प्रॉफिट को यदि हम फ्रैक्शन में लिखें तो 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ, जिसको यदि मैं ऐसे लिखूं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के टर्म्स में कितना हो रहा है, सो 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, 1/6 ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा तो 1/7 ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पर क्या है 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो 1/5 ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाता है। सो इन दैट वे मैंने कैलकुलेट किया 1 लाख रुपीज़ इधर आया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया 4 लाख रुपीज़। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है COR4 डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, 4 लाख डिवाइडेड बाई x प्लस 60, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री x को मैंने क्या लिया ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2, इसको मैंने कैलकुलेट किया x आ गया मेरा 1 लाख रुपीज़। सो मेरा आंसर कितना हुआ सर इस केस में C हुआ, दैट इज 1 लाख रुपीज़। अब नेक्स्ट देखते हैं और का क्वेश्चन। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज हायर देन नेट प्रॉफिट रेशियो। ना 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 ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है यूजुअली हम लोग देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा रहता है क्योंकि उसके बाद बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और कुछ ही इनडायरेक्ट इनकम रहते हैं। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट इनकम हो गया और कंपैरेटिवली कम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, देन इन दैट केस मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी लेस एंड नेट प्रॉफिट रेशियो विल बी मोर। क्यों? क्योंकि मेरे पास इनडायरेक्ट इनकम ज़्यादा है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कम है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो मेरे को रॉन्ग दिख गया, ठीक है। नेक्स्ट रीजन, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट indirect expenses are subtracted from gross profit, yes, and indirect incomes are added to gross profit, yes। तो मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन ऊपर का जो रीज़न है ना वो एकदम करेक्ट नहीं लग रहा है। सो इसका मतलब मेरा इधर क्या दिख रहा है A इज इनकरेक्ट बट R इज करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2025 है कितना 2,50,000 एंड March 31, 2024 है कितना 2 लाख। अपने को मालूम है सर प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, कंटीजेंट लायबिलिटी होता है और करंट ईयर का अपने को कोई लेना देना नहीं है। लास्ट ईयर का जो बैलेंस होता है ना उसको अपने क्या करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लेस करते हैं और नेट प्रॉफिट के साथ जोड़ देते हैं। इतने अपने बार बार सम्स करते समय किए थे अपने, ठीक है। नाउ लेट अस सी आगे क्या बोला है। शेयर होल्डर्स फाइनलाइज द डिविडेंड अमाउंट्स, अपने को मालूम है ना ये प्रपोज किया जाता है एंड प्रपोज करने के बाद जब एनुअल जनरल मीटिंग होता है वहाँ पर शेयर होल्डर्स यदि एक ग्रीन सिग्नल दे दे इसको तब जाके एक लाइबिलिटी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स ने फाइनलाइज द डिविडेंड अमाउंट एट ₹1,80,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड March 31, 2025 इन द AGM। सो ये कहानी तो अपने को मालूम है, मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया हुआ था, ठीक है। हेल्ड इन जून एंड जुलाई 2024 में मीटिंग हुआ था। अब ये जो सैंक्शन हो उसमें से भी अनक्लेम डिविडेंड कितना है 10,000 रुपया है। इसका मतलब ये 2 लाख का भी मेरा उतना कोई काम आने वाला नहीं है क्योंकि जो AGM में जो सैंक्शन हुआ दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मी, दैट इज़ 1,80,000 रुपीज़। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है सर 1,80,000 रुपीज़ मैं नेट प्रॉफिट के साथ जोड़ दूंगा, ठीक है। एंड फिनेंसिंग एक्टिविटी से मेरे को टेक्निकली 1,80,000 माइनस करना चाहिए था बट देन अभी भी अनक्लेम्ड कितना है 10,000 है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा 1,70,000 ही रुपीज़ पेड हुआ है तो फिनेंसिंग एक्टिविटी से 1,70,000 माइनस होगा जो कि मेरे को दिख रहा है ऑप्शन डी में। प्रपोज डिविडेंड एडेड इन द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी 1,80,000 एंड आउटफ्लो कितना है 1,70,000 क्योंकि 10,000 रुपया अभी भी अनक्लेम्ड है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज माई आंसर। नेक्स्ट देखते हैं और में प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2025 एंड 31 March 2024 were ₹3 lakh and 2,80,000 respectively. During the year, tax paid was ₹2,50,000. Determine the amount of tax proposed during the year by the firm. So मैंने बार बार आपको लोगों को बोला था जब भी ऐसा टाइप का कुछ एडजस्टमेंट्स रहे ना प्रिफरेबली अपने को क्या करना चाहिए एक लेजर बना लेना चाहिए। इट मेक्स इट वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। तो यहाँ पर देखो मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बना दिया। ये जो लास्ट ईयर का जो बैलेंस था 2,80,000 और इस साल का जो बैलेंस था 3 लाख मैंने इस पर लिख दिया। एंड यहाँ पर और भी क्या देखे रखा मैंने दैट अमाउंट पेड इज हाउ मच 2,50,000। तो मैंने बोला था ना जब एडजस्टमेंट करते समय या तो 2 बैंक दिया रहेगा या तो बाय प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया रहता है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ था सिंस नाउ आई हैव टू फाइंड अनदर थिंग। सो वो क्या आ जाएगा यहाँ पर सर बैलेंसिंग फिगर बाय प्रोविजन फॉर टैक्स
मेड ड्यूरिंग द ईयर, इतना बनाया गया। अभी कितना हो रहा है सर, इसको बैलेंस करके देखते 5,50,000 माइनस 2,80,000 2,70,000। क्वेश्चन नंबर 30 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर अ फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी क्या करते हैं, कंपनीज दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लोन देते हैं, ठीक है। सब जब लोन देते हैं तो वो लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। जब वो किसी कंपनी में पैसा एज एन इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं तो वो लोगों को डिविडेंड मिलता है, ठीक है। सो ये लोगों का मेन काम ही यही होता है, दैट इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना, ठीक है। सो कन्वर्जन ऑफ डिविडेंचर इनटू शेयर्स, ना ये तो नहीं है। बिल्डिंग खरीदना, ये भी नहीं है। डिविडेंड पे करना, नो नो, ये लोगों को ये डिविडेंड पे तब करेगा जब फिनेंसिंग एक्टिविटी में होगा, तो वो लोगों को तब वो लोगों ने शेयर इश्यू किया रहेगा और उसके बदले में वो लोग डिविडेंड पे करेंगे। बट ये लोगों के लिए क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड है, ठीक है। टेक्निक बाकी टाइप के कंपनीज के लिए क्या होता है, डिविडेंड रिसीव एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। बट एक फाइनेंस कंपनी के लिए डिविडेंड रिसीव्ड क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है। सो आंसर इज बी। सो ऐसे करके ना अपने 1 मार्क के पार्ट बी से भी क्वेश्चंस को कवर अप कर लिए। तो आई होप इससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले, शॉर्ट रिवीजन में, ओके। एंड कुछ भी रहे आप मेरे को बताइएगा, सो दैट अकॉर्डिंगली आई कैन हेल्प यू आउट इफ़ यू वांट मी टू सॉल्व एनी किसी और सैम्पल पेपर का क्वेश्चंस भी। सो नेक्स्ट वीडियो में विल बी डूइंग 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड ऑल द बेस्ट।